नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। स्वागत है आप सभी का एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फ़ोन करके भी कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7967 और 0120-612-7968। आज हम आपको बैंकिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको बैंकिंग से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस मसले से कोई भी जुड़ा हुआ सवाल है तो आप फ़ोन करके राय ले सकते हैं। नंबर हमने आपको बता दिए। ऋषिपाल जी, आपका बेहद स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। और सबसे पहला सवाल यही है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यह बैंकिंग क्षेत्र को आखिर कैसे नियंत्रित करता है? वर्तमान में हमारे देश में जो बैंकिंग विनियम जो रेगुलेट करने वाला जो अधिनियम है, जो एक्ट है 1949 जो बनाया गया, उसी पृष्ठभूमि को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी जब देश की आज़ादी मिली, आज़ादी से पहले बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से रेगुलेट नहीं था और बहुत सारे कोऑपरेटिव प्राइवेट बैंक जो है वर्क करते थे। ऐसी स्थिति में जब देश की आज़ादी हुई और देश की आज़ादी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी और जो बैंकिंग फैसिलिटीज थी, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि अगर वो बैंक में पैसे जमा करते हैं, ग्राहक पैसे जमा करता है तो वो सुरक्षित है। तो तभी सुरक्षित हो सकता है जब तक जो केंद्र सरकार जो है वो स्टेप इन नहीं होती, अंदर नहीं आती और केंद्र उनको सुरक्षा नहीं देती और उन पर नियंत्रण नहीं रखती और लोगों को ये विश्वास नहीं दिलाती है कि भाई हाँ, बैंकिंग के अंदर जो प्रणाली चल रही है उसमें ग्राहक जो है वो उसका पैसा वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो समझ लीजिए कोई भी बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो व्यक्ति है वो अपने पैसे को, जिसको एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं सरप्लस मनी, वो मनी जो उसकी अपनी आवश्यकताओं के बाद जो बच जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम बैंकिंग का होता है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाती है। और अब तो आज नया जो प्रश्न देखते हैं कि बहुत सारी एक आप देखते हैं कि सैलरीज अकाउंट होते हैं जहाँ पे पूरी वो सैलरी जो होती है वो सीधी बैंक में जाती है और फिर जितनी आपको आवश्यकता होती है आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम पहले की बात करते हैं 1949-1950 की बात करते हैं तब ये प्रक्रिया नहीं थी। तो लोगों को विश्वास दिलाना, बैंक की प्रणाली पर विश्वास दिलाना, बैंक पर विश्वास दिलाना और उसमें जमा किए गए पैसे उन पर विश्वास दिलाना, लॉकर की सुरक्षा की गारंटी दिलवाना, जो उसमें एक दो तरह के बैंक जैसे आप समझते हैं। एक तो बैंक जो है सरकारी बैंक होता है जिसको इसी क्रम में सबसे बड़ी संख्या में आप देखेंगे, बहुत बड़ी संख्या में जो प्राइवेट बैंक थे उनका सरकारीकरण किया गया, यानी उनको नेशनलाइज किया गया। उसका कारण ये था, उसका पर्पस ये था कि अगर सरकार को सरकारी होंगे तो सरकार एक सुरक्षा देगी और सरकार एक गारंटी देगी कि सरकार गारंटी दे रही है कि हाँ, उस बैंक के अंदर अगर आप पैसा रखते हैं तो हमारी गारंटी है कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो ऐसी स्थिति में जो 1950 से लेकर करीब करीब आप मान के चलिए 1990 से पहले तक जो है अधिकांश जो सरकारी बैंक थे उनका ही बोलबाला था, या समझ लीजिए उनका ही बैंकिंग प्रणाली में बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि सरकार 1990 के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों ने एक करवट ली और हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में जुड़ना चालू हुआ, हमें हमारी इकोनॉमी खुली। तो जब ये इकोनॉमी खुली तो ऐसी स्थिति में जो नया बैंकिंग व्यवस्था थी उसको प्रारूप से उसको चेंज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो पुरानी ढर्रे पर चल गई। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए जो ये बैंकिंग जो विनिमय की जो इसको कंट्रोल करने की जो प्रणाली है, ये पूरे जो हमारे जो फाइनेंशियल जो मंत्रालय होता है, आरबीआई होती है, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि बैंक्स बढ़े, बैंक्स में प्रतिस्पर्धा बढ़े, लोगों को विश्वास हो, लोग अपने सरप्लस मनी को डंप करके अपने घरों में ना रखें। उसको अगर हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में चलता रहे तो वो दोबारा से उस पैसे को वो बैंकों में जमा करें। तो ये सारा मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए और बैंकिंग व्यवस्था पर लोगों का विश्वास हो सके। ठीक है ऋषिपाल जी, अगला सवाल है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकों के लिए ग्राहक संरक्षण
और गोपनीयता की आवश्यकताएं क्या क्या है? देखिए, अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें, हाँ। तो ग्राहकों का संरक्षण और उनकी गोपनीयता बैंकों के लिए अब दो धारी तलवार हो गई। क्योंकि विशेष तौर पर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, तो जहां बहुत सारे बैंक की जो प्रणाली है वो मैं आपको दोबारा कहूंगा, जो 1990 से पहले हम जाएंगे तो अधिकांश बैंकिंग प्रणाली जो है, जो लोग 1990 से पहले बैंकिंग यूज करते थे, वो सारी मैनुअल थी। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स थे वो कंपैरेटिवली कम हुआ करते थे, क्योंकि सारी मैनुअल होती थी, जो मैनुअल चेकिंग होती थी। तो आज का जब से ये इनका जो कंप्यूटरीकरण हुआ है और बहुत ज्यादा डिजिटल बैंकिंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बैंकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप ग्राहकों का संरक्षण करेंगे, उनका बचाव करेंगे, उनके पैसे को बचाव करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे उनकी गोपनीयता जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ कोई ऐसा डायरेक्शन आपको नहीं देता कि आप उस गोपनीयता को या उसके उसके बैंकिंग की जो उसकी संपत्ति है या बैंक में जितने पैसे हैं या कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये एक प्राइवेट डोमेन में है। आप किसी और दूसरे व्यक्ति को जो अधिकृत नहीं है आप उसको नहीं दे सकते। अच्छा। यानी इवन अगर हम बात करते हैं कोर्ट की, तो अगर पति पत्नी के बीच में भी उनका अकाउंट है और अगर कोई उनके बीच में कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो पत्नी के अकाउंट की जानकारी पति को नहीं दी जाती और पति के अकाउंट की जानकारी पत्नी को देती है, जब तक कि वो कोर्ट में कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन मूव ना कर दे कि मुझे बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी चाहिए, उनका बैंक की जो अकाउंट से कैसे चल रहे हैं, उनकी जो क्रेडिट फैसिलिटीज कैसे है, लेन देन क्या है। तो एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो गोपनीयता, क्योंकि गोपनीयता हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक जो व्यक्ति होता है वो चाहता है कि वित्तीय व्यवस्था जो है उसकी और लोगों के सामने छुपी रहे, तो जब तक कि वो ना चाहे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो जो अपना फाइनेंशियल बजट को पेश करती है तो वो उनको जग जाहिर कर देती है, लेकिन जो सामान्य आम व्यक्ति होता है वो उसको चाहता है कि उसको गोपनीय रखना। तो ये ना केवल बैंक की जिम्मेदारी है, बल्कि उनके लिए ये उनका एक ड्यूटी है कि उसको संभाल के रखे, उसकी गोपनीयता को। दूसरा जो आपने कहा संरक्षण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर एक्ट के मैटर आए इसके अंदर। कोर्ट ने कहा है कि अगर मान लीजिए बैंक के अकाउंट से कोई पैसा किसी तरह से निकल जाता है, तो हर बार ये नहीं है कि कंज्यूमर जो होता है या ग्राहक जो होता है उसका ही फॉल्ट होता है, बैंकिंग प्रणाली के अंदर भी जो फॉल्ट हो सकता है। इसलिए इन दोनों बातों को नई जो बैंकिंग प्रणाली है, नया साइबर लॉ है, नया जो IT एक्ट है, इन सारी चीजों के अंदर बैंकों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और इसी को लेकर अगला मुख्य सवाल है सर कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो है उसके तहत बैंकों के लिए धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम के लिए क्या जरूरतें हैं? देखिए, जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझिए बहुत गंभीर विषय है। हाँ। कि जो धन शोधन है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग का हम कहते हैं, वो अपने आप में हमारे देश के लिए और विशेष तौर पे हमारी ऐसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इसके शब्द इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल इकोनॉमी, यानी जहां पर हमारी एक वाइड इकोनॉमी होती है जो बैंकिंग प्रणाली से चल रही है, उसके साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी, जिसको ब्लैक इकोनॉमी बोलते हैं, ब्लैक मनी बोलते हैं, वो साथ साथ वही अर्थव्यवस्था चल रही है। और वो जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे संसाधनों का, जो पब्लिक के संसाधन, उनका शोधन तो कर रही है, उनका इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन उससे संबंधित जो उनके कर देने की जिम्मेदारी है वो लोग नहीं देते, एक बात। दूसरी बात, जो ब्लैक मनी जो होती है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो ना केवल हम उसको कह सकते हैं कि हाँ कर की होती है, बल्कि उस मनी लॉन्ड्रिंग जो अकाउंट नहीं है उसको बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आतंकवाद या ऐसे गैर कानूनी जो कार्य होते हैं उनके अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसका कोई अकाउंट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी होती है कि बैंक ये देखे कि जो बैंकिंग प्रणाली है उस बैंकिंग प्रणाली का इस्तेमाल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं है कि जो ब्लैक मनी जो है वो इस तरीके से आ रही है कि दोबारा जो बैंक में जब आती है, बैंक में आने के बाद वो नेचुरल बैंक तो उस समय नहीं सवाल पूछेगा जब उसके बाद पैसा उसके अकाउंट में आएगा। वो अगर ऐसा बैंक को लगता है कि वो जो अकाउंट है, वो अकाउंट के अंदर जो एंट्रीज है वो होती अनियमित है या कहीं पर भी बैंक को ऐसा लगता है, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक जो संबंधित विभाग है, जिसको हम ईडी है, इनकम टैक्स है, संबंधित पुलिस है, वो उनको उसकी जानकारी दे सकते हैं कि इस तरीके से इस अकाउंट के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके अलावा अगर कोई ग्राहक ये
ये भी शिकायत करता है कि उसका चीटिंग हुई है, या कोई संबंधित मान लीजिए विभाग है जैसे ईडी है या सीबीआई है, अगर किसी खास बैंक के अकाउंट के बारे में उनको कोई जानकारी देते हैं तो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक उन अकाउंट्स के जो ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन को एक तरफा भी और दो तरफा भी सीज कर सकता है। एक तरफा सीज, दो तरफा सीज तो ये होता है ना लेन होगा ना देन होगा, और कई बार बैंक ये देख सकता है कि आप उसके अंदर अकाउंट पैसा जमा तो कर सकते हैं लेकिन आप निकाल नहीं सकते। तो इस तरीके से जो है बैंक कोशिश करता है कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और मनी लॉन्ड्रिंग। ऋषिपाल जी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकों के लिए क्या दिवालियापन के लिए और संकल्प के लिए आवश्यकताएं होंगी? देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली पूर्ण रूप से जो आधारित होती है क्रेडिट बेस्ड होती है, कि जितना ज्यादा बैंक क्रेडिट देता है, जितने ज्यादा लोगों को लोन देता है, वो उससे बैंक चलता है। क्योंकि बैंक के पास जो पैसा आता है, ग्राहक जो पैसा दे रहे हैं वो उनके पास जमा हो रहा है, लेकिन बैंक का जो मुनाफा है या बैंक की जो वर्क करना है वो क्रेडिट से होता है, वो उसमें इस साल या इस महीने या इस सप्ताह कितना क्रेडिट दिया। अब बैंकिंग प्रणाली क्रेडिट तो देती रहती है, लेकिन साथ साथ बैंक को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो क्रेडिट जो लायबिलिटी बनता जा रहा है वो एसेट्स में तब्दील हो रहा है नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर वो 10 लाख करोड़ का अगर लोन देते हैं तो उस लोन को नेचुरली जब दिया जाएगा, तो लोन जब दिया जाता है तो उसकी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखी जाती है। वो सिक्योरिटी सामान्य तौर पे जितना लोन होता है उस लोन से कम 1.5 गुना होती है। यानी कि अगर 10 लाख करोड़ का लोन देंगे तो 15 लाख करोड़ की सिक्योरिटी रखी जाएगी। लेकिन किसी वजह से ऐसा होता है कि वो जो कोलैटरल सिक्योरिटी है वो अगर मान लीजिए डिवैल्यूड हो जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है, या मान लीजिए एक और लोन होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल लोन होता है। हालांकि पर्सनल लोन एक कम मात्रा में दिया है, मुश्किल छोटे लोन होते हैं तो उसमें जोखिम कम होता है, हालांकि उसकी रेट ऑफ परसेंटेज कम होती है, तो ऐसी स्थिति में दिवालियापन की संभावना कम होती है। लेकिन मुख्यतः दिवालियापन की संभावना वहां पर होती है जहां पर कोलैटरल सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी कोलैटरल सिक्योरिटीज होती है, और उन कोलैटरल सिक्योरिटीज की जो डिवैल्यूएशन किसी भी वजह से, या बैंक को ये पता लगता है कि जो कोलैटरल सिक्योरिटीज रखी गई है उनके जो कागजात है या वो कोलैटरल सिक्योरिटी जो है उनकी वो झूठी है या उनकी वैल्यू 0 है, तो ऐसी स्थिति में बैंक की जो लायबिलिटी तो हो गई कि बैंक ने इतना क्रेडिट दे दिया, लेकिन एसेट जो बन पाई, हम सोचते हैं हमने 10 लाख करोड़ लोन दिया, उसके बदले में संपत्ति हमारे पास है, संपत्ति अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो ग्राहक, जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है उनके सामने बैंक कुछ कर सकता है। बैंक ऐसी स्थिति में दिवालियापन उसको बैंक को करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जब दिवालियापन की स्थिति आती है तो इसीलिए जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है और जो आरबीआई है वो बहुत सख्त नियमों के साथ बैंकिंग प्रणाली को ध्यान रखते हैं कि अब जो बैंक है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे सहकारी बैंक जो होते हैं, उन सहकारी बैंकों के अंदर अभी भी ये प्रणाली है कि वहाँ की जो उनका जो मैनेजमेंट है वो आज भी वो आरबीआई के जो रूल्स है उसके हिसाब से थोड़ा सा कम होता है वहाँ पर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, स्मॉल बैंक जो होते हैं, अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो डेलिबरेटली या मान लीजिए मेलेफिसेंट इंटेंशन से कोई लोग उसके अंदर काम कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से जो है ये जो दिवालियापन है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई हमेशा कोशिश करता है कि जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों का जो पैसा है वो सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है सर, अगला सवाल है कि आखिर इस अधिनियम के तहत जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको क्या कुछ शक्तियां प्राप्त हैं और उसकी क्या भूमिका है? देखिए, सबसे जो आरबीआई समझ लीजिए एक पेरेंट की तरह बैंकों के ऊपर काम करता है। अच्छा। क्योंकि बैंक जो भी, जैसे अब प्राइवेट बैंक आ गए, प्रतिस्पर्धा हो गया, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक दोनों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दोनों ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को लोन दे रहे हैं। जहाँ लोगों को लोन दे रहे हैं, हम इकोनॉमी को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए समझेंगे, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा लोन मार्केट में चला जाता है, लोगों के पास चला जाता है, तो लोगों की जो क्रय करने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब लोगों का पैसा ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति होती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। हाँ। तो उस स्थिति में सबसे पहला काम ये करता है कि आरबीआई कोशिश करता है कि जो भी आउटफ्लो हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, वो कंट्रोल्ड जाए, इतना ज्यादा पैसे ना चला जाए कि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति हो जाए। इसके अलावा और बहुत सारी प्रणाली होती है जिसके अंदर आरबीआई ये नियम पास करता है कि बैंक के पास कम से कम निश्चित अमाउंट में एक
चुकता पूंजी होनी चाहिए कि जो अपने दिन के जो भी उसके कार्य हैं उन कार्यों को वो पूरा कर सके। जी। इसके अलावा सीआरआर होती है उनकी, और रिजर्व्स होते हैं। उन रिजर्व्स को जो बैंक काम करता है तो एक रिजर्व जो होता है वो बैंक के पास रखा जाता है कि भाई जितना आपको टोटल अमाउंट है उसका आपकी गारंटी के लिए इतना पैसा बैंक आरबीआई के पास होगा कि किसी वजह से आप अगर अपने चुकता पूंजी को नहीं कर पा रहे तो आरबीआई आपको पैसा दे सकता है। आरबीआई उस रेशो को अगर ऐसा लगता है कि मनी की और आवश्यकता है मार्केट के अंदर तो उस रेशो को कम कर देता है, यानी बैंकों के पास वो पैसा और बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में बैंक ज्यादा लोगों को लोन दे सकते हैं। और अगर उसको लगता है इन्फ्लेशन को कम करना है तो बैंक उस आरबीआई अपने नियम पास करके कोशिश करता है कि जो पैसा मार्केट में जा रहा है वो कम दिया जाए। तो आपने देखा होगा हम अक्सर टीवी के अंदर कि हाँ भाई लोग ईएमआई बढ़ जाती है, ईएमआई घट जाती है, तो उसका यही कारण होता है कि आरबीआई जब अपने नियम पास करता है, नियम जब बनाता है तो इन्हीं बातों को ध्यान रख के बनाता है। ये सारी भूमिकाएं और शक्तियां उसके पास होती हैं आरबीआई के पास, जिससे कि बैंकिंग प्रणाली को सुचारू और बेहतर से बेहतर ढंग से चलाया जाए। बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।